हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 38वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। राहा को हम आपके पास कभी रहने नहीं देंगे। चाचा जी ने बस इतना ही कहा था कि यतीश एक घुसा चाचा के मुंह पे जड़ देता है, जिससे चाचा जाकर धड़ाम से फर्श पर गिरते हैं। यतीश इस वक्त अपने आपे से बाहर जा चुका था। उसकी नीली आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। यतीश चाचा की तरफ फिंगर पॉइंट करके दांत पीसते हुए कहा, राह मेरी है, वो सिर्फ मेरी है। हद से ज़्यादा चाहता हूँ मैं उस झल्ली को। वो सांस भी लेगी तो सिर्फ मेरे साथ ही लेगी, वरना उसे भी जीने का कोई हक नहीं। यतीश और कुछ कहता उससे पहले ही आहा तुरंत उसे पीछे से पकड़कर टोकते हुए कहा, भाई दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? आपको अंदाज़ा भी है आप किस पर हाथ उठा रहे हैं? ये रहा भाभी के चाचा चाची हैं। डैमिट, जब भाभी को पता चलेगा तो वह आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। सोनाली जी रोते हुए बोली, आप ठीक तो है ना? उठिए। चाचा खुद को संभाल कर खड़े होते हैं और तंज भरी मुस्कान लिए बोले, सोनाली तुम्हें लगता है हमारी बच्ची इसके साथ खुश रह पाएगी? ये आज अगर मुझ पर हाथ उठा सकता है तो कल को हमारी बच्ची से अगर कोई भूल हो चुकी हो तो ये लड़का हमारी बच्ची की जान भी ले सकता है। चाचा जी की आंखें अब नम हो चुकी थी। तभी राहा अपने हाथ में चाय की ट्रे लिए टेरिस पर आती है। राहा को देखते ही सब अपने आंखों से आंसू साफ कर लेते हैं और खुद को नॉर्मल प्रिंट करने की कोशिश करने लगते हैं। सबको एक साथ टेरिस पर देखकर राह चौंकते हुए बोली, आप सब यहाँ सब ठीक तो है ना? इस पर सोनाली जी बोली, अरे राहा तुम इतनी जल्दी आ गई, हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। हम दामाद जी को यही बता रहे थे कि तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो। राहा प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, पर क्या फ़ायदा चाची जी, वो चाय नहीं पीते, उन्हें तो सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी ही चाहिए, वो भी बिना शक्कर की। राहा की बातों से यतीश जोर से अपनी आंखें मींच लेता है और एक कतरा आंसू उसके गाल पर लुढ़क आता है। वो राहा की तरफ पीट करके खड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी राहा को देखने की। चाचा राहा के कंधे पर हाथ रखकर बोले, राहा तुम मेरे साथ चलो बेटा, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। राहा चाचा के हाथ में चाय का कप थमाते हुए बोले, जी। राह एक नज़र यतीश को देखती है और वहाँ से चली जाती है। यतीश हिम्मत करके पीछे मुड़कर शिद्दत से उसे जाते हुए देखने लगा। सोनाली जी रोते हुए बोली, गुंडे कहीं के, मवाली खूनी है आप। हम हमारी बच्ची को अब यहाँ से लेकर ही चले जाएंगे। बताया था विकराल भाई ने कि कैसे आपने राहा के सर पर बंदूक रखकर ज़बरदस्ती शादी की थी और अब आप उसकी मासूमियत के साथ खेल रहे हैं, लेकिन हम उसकी मासूमियत नहीं छीनने देंगे। सोनाली जी भी वहाँ से चली जाती हैं। सबके जाने के बाद यतीश धम्म से घुटनों के बल बैठ जाता है। स्वामिनी जी दौड़ते हुए वहां आती है। वो यतीश की हालत को देख नहीं पा रही थी। प्रेम, तिहू आदि रहा, दादू दादी सब दंग रह गए थे। कुकी तनिष्क के सीने में सर छुपाए सिसक रही थी। जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो झट से बगल के खड़े आहान के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। आहान भी एक हाथ से कुकी का सर सहलाते हुए रूंधे गले से यतीश को ही देखने लगता है। यतीश जैसे पूरी तरह से टूट गया था। जिस दर्दनाक अतीत से वो 17 साल से भाग रहा था, वो अतीत आज काल बनकर उसके सामने खड़ा था। इस कदर बेबसी ने उसे बांध रखा था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। बस लाचारगी से वो राह को अपनी नज़रों के सामने से जाते हुए देख सकता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल को खींचकर उसके सीने से निकाल रहा हो। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो चीख उठता है। रात के 2:30 बजे रात के घने अंधेरे में पूरे मुंबई शहर में अपनी लपेटों में ले रखा था। मुंबई हाईवे पर इस वक्त चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। सड़कों पर लग रही इक्का दुक्का गाड़ी का आना जाना लगा था। रात का समय होने के कारण हल्की चादर जैसी धुंध और हल्की ठंडी हवा महसूस होने के साथ साथ हल्की बारिश भी हो रही थी। मुंबई के उस सड़क हाईवे पर एक कार पूरी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। कार की स्पीड 180 से कम नहीं हो रही थी, जैसे कार चलाने वाले को कोई मरने की फिक्र ही ना हो और ना ही जीने की उम्मीद। कार के ड्राइविंग सीट पर एक लड़का
पूरे लहूलुहान होकर बैठा था। उसका हाथ एक स्टीयरिंग पर था और दूसरा हाथ गियर पर, होठों पर सिगरेट जिसके वो लंबे लंबे कश ले रहा था। चेहरे पर दर्द और तकलीफ के सिवाय और कोई भाव नहीं थे। हाईवे की लाइट्स जल रही थी, लेकिन गाड़ी के अंदर अंधेरा था और चारों तरफ सिगरेट का धुआं फैला था। कुछ वक्त पहले घटी बातें, घटनाएं और कुछ शब्द उसकी आंखों के सामने और कानों पर गूंज रहे थे। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा। उसकी आंखें बार बार झेप रही थी। जब उसे कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आना बंद हो गया और खाली सड़क पर वो सिर्फ दौड़े ही जा रहा था। उसे पता नहीं था कि वो जा कहाँ रहा है। कुछ दूर जाकर उसने गाड़ी पर एक जोरदार ब्रेक मारा। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरा हाथ गियर पर, होठों पर सिगरेट जिसके वो लंबी लंबी कश लेते हुए वो गाड़ी से बाहर आया और गाड़ी से बाहर आते ही आसमान पर जोरों से बिजली कड़कने लगी और बारिश की बूंदें उसके पूरे जिस्म को भिगोने लगी। अंदर जो आग उसके दिल में जल रही थी उसे बुझाने से नाकाम हो रही थी। हाईवे के बीचों बीच वो सर झुका के आंखें मूंद कर खड़ा था। जिस्म से बह रहे खून पानी की बूंदों के साथ मिल रहे थी। उसके साथ ही उसके बंद आंखों से एक आंसू का कतरा भी बह गया। हर बीतते वक्त के साथ उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके कान में बस एक ही लाइन गूंज रही थी, वो अब रहा यतीश सिंह रायजादा नहीं, वो विवेक सक्सेना की बेटी आकांक्षा सक्सेना है। ये और कोई नहीं बल्कि यतीश सिंह रायजादा था। उसके जहन में राह का ख्याल आते ही गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ कस जाती है और चेहरे पर एक नफरत से भाव उमड़ने लगता है। जब घुटन उससे बर्दाश्त से बाहर होती है तो वो चीख चीख कर चिल्लाते हुए कहा, रहा रहा। यतीश घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है और अपना सर झुका लेता है। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन यतीश को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बगल से इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही थी, लेकिन बारिश की वजह से उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। शुक्र है उसके आंसू देखकर हंसने वाला वहाँ कोई नहीं था। यतीश ने कहा, क्यों किया रहा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या गलती रह गई थी मेरे प्यार में? तुमने कहा था तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी रहा। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे समेट लोगी। तुमने कहा था तुम मेरे अतीत को, मेरे दर्द को, मेरे सितम, हर जख्म को अपनी बाहों में समेट लोगी। लेकिन तुम चली गई रहा। तुम मुझे छोड़कर चली गई। उस वक्त चली गई जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तुमने एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा। तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो रहा? तुम अपनी वादों से, अपनी जुबान से मुकर गई हो रहा। तुम झूठी हो, तुम फरेबी हो रहा। तुमने उसे ही सच मान लिया जो तुम्हारे चाचा ने तुम्हें बताया। मैंने तुम्हें कितना रोकने की कोशिश किया, लेकिन तुम नहीं रुकी रहा। तुम चली गई, हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। मैंने हजारों दफ़ा तुम्हें सच बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की रहा। तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिखी, मेरी बेचारगी, मेरी लाचारगी नहीं दिखी। तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखा रहा। क्या तुम्हें मेरा दर्द नहीं दिखा? तुम्हें मेरे आंखों के आंसू नहीं दिखाई दिए? जो यतीश सिंह रायजादा 17 साल से रोना भूल गया था, वो तुम्हारे लिए रो रहा था। काश 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 तुम समझ पाती रहा। काश किसी ने मुझे नहीं समझा। इसका मुझे कोई गम नहीं, पर तुम्हें तो मुझे समझना चाहिए था रहा। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था यार। और गुस्से से खड़ा होकर वो एक जोरदार रात कार को मारता है और चिल्लाते हुए कहा, तुम तो चली गई रहा, लेकिन तुम्हारी यादें रह गई। ये कहते कहते यतीश एक बार फिर से रो पड़ा और वो अपनी शर्ट के कॉलर से अपना चेहरा साफ करता है और मुश्किल से लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी यू टर्न लेकर अपने घर की तरफ बढ़ा देता है। इस बार गाड़ी की स्पीड धीमी थी और उसकी धड़कनों की रफ्तार भी। पैलेस के लिविंग रूम में सोफे पे बैठी औरत अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर सिसक रही थी। जिसके बगल में बूढ़ी औरत उसे सांत्वना दे रही थी कि हिम्मत मत हारो स्वामिनी, सब सही होगा, अच्छा दिन लौटकर जरूर वापस आएगा।
कब 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 आएगा माँ जी, कब? 2 महीने से आप रोज़ ही यही बात कहकर मुझे सांत्वना देती हैं, लेकिन आपका ये अच्छा दिन कभी आता ही नहीं है। कब आएगा अच्छा दिन? जब मेरा आयु पूरी तरह से खुद को खो देगा तब आएगा, या जब तड़प तड़प कर उसकी जान चली जाएगी तब आएगा? उसकी हालत देखी है आपने? देखने से ऐसा लगता है कि वो तो सिर्फ सांसें ले रहा है, जीना तो वो भूल ही चुका है। जिंदा लाश की तरह बन चुका है वो, खुद को खो चुका है वो। माँ हूँ मैं उसकी, कैसे बर्दाश्त करूँगी अपने बच्चे को इस हालत में देखकर। तभी दादू स्वामिनी जी के सर पर हाथ रखकर बोलते, हम समझ सकते हैं स्वामिनी कि तुम पर क्या बीत रही होगी। तुम धीरज रखो स्वामिनी, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। सुबह से इतनी रात हो गई और अभी तक नहीं आया मेरा आयु। पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। अब तो उसका कॉल भी नहीं लग रहा। स्वामिनी जी ने कहा। तभी दादू के बगल में खड़ा एक आदमी, जिसने नीले रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, देखने में भी वो भी काफ़ी हैंडसम और डिसेंट लग रहा था, स्वामिनी जी के बगल में बैठकर वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाभी आयु अब कोई छोटा बच्चा नहीं है। आप बेवजह उसकी फिक्र करना छोड़ दीजिए। काम में फंस गया होगा वो, इसलिए देर हो गया होगा। आप जाकर खाना खाकर सो जाइए, नितिन ने कहा। और आपको क्या लगता है मैं बेफिक्री से सो सकती हूँ नितिन? उधर मेरा आयु पता नहीं किस हालत में होगा, उसने खाना खाया भी होगा या नहीं, और मैं एक स्वार्थी माँ की तरह खाना खाकर सो जाऊँ। इस पर नितिन सर झुक जाता है। वो बोले भी तो क्या ही बोले। तभी आहान आता है तो चाचा जी ने पूछा, क्या हुआ आहान, आयु का कुछ पता चला क्या? आहान परेशानी से नाक में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं चाचू, भाई का कुछ पता नहीं चल रहा। थोड़ी देर पहले कॉल करने पर भाई का मोबाइल रिंग तो कर रहा था, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। लेकिन अब कॉल करने पर उनका कॉल नॉट रीचेबल आ रहा है। पता नहीं ये लड़का कहाँ रह गया, क्या मिलता है उसे इस तरह सबको परेशान करके। चाचू ने खिसिया कर कहा, जैसे सबको ये जताते हो कि ये बहुत आम सी बात है और ये 30 बस आने ही वाला हो। नितिन प्लीज़ आप जाकर देखिए, आयु कहाँ रह गए, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, वो सही सलामत तो होंगे ना, स्वामिनी जी बोली। इस बार नितिन के चेहरे पर भी हल्का पसीना उभर आया। हालांकि वो इस वक्त टूटना नहीं चाहते थे और मुश्किल से खुद को तसल्ली दे रहे थे, लेकिन अब उनकी हिम्मत भी दाद देने लगी थी। आहान ने कहा, नितिन यतीश के बाजू पकड़कर खड़े होता है तो यतीश गुस्से से नितिन के हाथों को झटकता है। खुद को संभाल कर वो सही से खड़ा होता है और अपने शर्ट के बाजू चढ़ाकर कहा, साला इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ अभी तक कि यतीश सिंह रायज़ादा को किसी सहारे की ज़रूरत पड़े। बहुत मजबूत है वो टूटने वालों में से नहीं है। क़यामत भी आ जाए तो उसे नहीं तोड़ सकता। मजबूर हूँ, कमज़ोर नहीं, ज़िंदगी से हारा हूँ, खुद से नहीं। ज़रूरत नहीं है मुझे किसी के सहारे की, प्यार, सिंपैथी, झूठे दिखावे की। ज़रूरी नहीं है वो हाथ जो 2 दिन थाम कर तीसरे दिन छोड़ दे। यतीश को देखकर सब दंग रह जाते हैं। ये सब कैसे हुआ? अब ठीक तो है ना? स्वामिनी जी ने बोला। यतीश तंज भरी मुस्कान लिए कहा, अगर बता दिया कि ये सब कैसे हुआ तो आप खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी। कुछ चीज़ों का ना जानना ही बेहतर है। इधर स्वामिनी जी को अब संभलना मुश्किल होता जा रहा था। किसी ने क्या ही बिगाड़ा है इस लड़के का? फिर बचपन से लेकर आज तक उसने सिर्फ चुनौतियों का ही सामना किया है। सभी ने मिलकर उसका जीना हराम करके रखा है। हे महादेव, ये कैसा न्याय है आपका, जहाँ सिर्फ दर्द ही दर्द है। खुशियों का तो नामो निशान ही नहीं, बस 2 पल की खुशियाँ उसके लिए दुआ थी। आपने तो उसे ज़िंदगी भर का दर्द में डुबो दिया। मुझे से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा भगवान, स्वामिनी जी ने कहा। अहम तुरंत डॉक्टर को कॉल करो, उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है, मैं जाकर उसे संभालता हूँ, नितिन ने हड़बड़ी में कहा। तो आहान हाँ में सर हिला देता है, जिससे नितिन दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर यतीश अपने कमरे में आता है। कमरे में इस वक्त अंधेरा था। यतीश खुद को संभालते हुए बेड से टेक लगाकर फर्श पर बैठ जाता है। अब तो उसे कमरे में भी घुटन होने लगी थी।
कमरे का हर कोना उसे राह की याद दिलाता था। कभी बालकनी पर उसके रेलिंग पकड़कर चुपचाप खड़ी होना, कभी बेड पर उसके गोद में सर रखकर सोना, कमरे के एक कोने में बनी एक छोटी सी स्टडी टेबल पर रोज बैठकर उसकी पढ़ाई करना, यतीश को काम करते वक्त परेशान करना, रात को यतीश के पैनिक करने से राह का उसे संभालना, उसका रूठना, बच्चों की तरह मुंह फुलाना, शर्माना, उसे बेशर्म बुलाना, छोटी छोटी बातों पर जिद करना। यतीश को इन सब की जैसे आदत सी हो चुकी थी। हर एक मंजर यतीश की आंखों के सामने किसी मूवी की तरह चल रहा था। तभी उसके कान में एक मीठी सी आवाज़ आती है, गंदे इंसान। और बंद आंख करके यतीश के होठों पर एक दिलकश मुस्कान आ जाती है। इन 2 महीनों में काफ़ी कुछ बदल गया था। यतीश को राह की लत लग चुकी थी। कहते हैं ना, यह लत बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर एक बार लग जाए तो वो आसानी से नहीं छूटती। राह के जाने के कारण वो बिजनेस पर फोकस नहीं कर पा रहा था। इसीलिए इस दौरान नितिन ही अंशुल अंपायर संभाल रहे थे। राह सक्सेना उर्फ आकांक्षा सक्सेना, द डॉटर ऑफ विवेक सक्सेना, माई लव, माई बेबी एंड माई वाइफ। तू तो बेवफा निकली जानम, तू तो शहजादी बनकर अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही है और मुझे द बिजनेस टाइकून यतीश सिंह रायजादा को आवारा आशिक बना दिया। इतना कहकर यतीश ठहाका मारकर हंसने लगा। वो राह पर हंस रहा था या खुद पर या अपनी किस्मत पर, ये तो वो खुद ही जाने। इधर लिविंग रूम में अहान इधर से उधर टहलते हुए डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। हेलो, उधर से किसी ने उबासी लेते हुए कहा तो नैना, अहान ने कहा। हाँ, कौन? नैना ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा। आहान, आहान बोल रहा हूँ मैं। आहान ने कहा। कहिए मिस्टर रायजादा, इतनी रात को क्यों कॉल किया? कुकी तो ठीक है ना? सब खैरियत तो है ना? नैना ने परेशानी से कहा। कुछ भी ठीक नहीं है नैना, जल्दी से पैलेस आ जाओ यार, भाई को बहुत चोट लगी है, बहुत ज़्यादा खून भी बह रहा है। आई नीड योर हेल्प यार। रात के 3 बज रहे हैं, इसीलिए कोई डॉक्टर कॉल नहीं कर सकता और वो कॉल भी नहीं उठा रहे। आई नो तुम एक गायनोलॉजिस्ट हो, पर मरहम पट्टी तो कर ही सकती हो ना? आहान ने हड़बड़ी में कहा। व्हाट? मिस्टर रायजादा को गहरी चोट आई है, पर कैसे? नैना ने हैरत से कहा। एक पल में उसकी आंखों से नींद गायब हो जाती है। क्या? कब? कैसे? क्यों? मुझे कुछ नहीं पता नैना, तुम बस जल्दी से आ जाओ। नैना ने कहा और कहा, मैं झट से आ रही हूँ। नैना ने कहा तो आहान कॉल डिस्कनेक्ट करता है। पीछे से शंभू काका ने आवाज़ लगाई। आहान बाबा। काका बोलिए। आहान ने पीछे पलटकर कहा। यतीश बाबा अब कैसे हैं? काका ने कहा। हालत बहुत ख़राब है उनकी। आहान के लहजे में तकलीफपन और साफ झलक रहा था। जब से राह इस घर को छोड़कर गई हैं, यतीश बाबा तो जैसे जीना ही भूल गए हैं। भगवान करे उन्हें उनकी राह जल्द से जल्द मिल जाए। राह के जाने के बाद यह घर जैसे वीरान सा लगने लगा है। आप जब तक वहाँ थे तब तक कितनी हंसी खुशी से दिन कट जाती थी, वक्त का पता नहीं चलता था। राह ने यतीश बाबा को कितना ही बदल दिया था। यतीश बाबा सबके साथ घुलने मिलने लगे थे। वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन पता नहीं उस दिन उनके चाचा ने उनके कान में क्या ही भर दिया कि राह यतीश बाबा को तमाचा मारकर यहाँ से चली गई। आज भी उनकी हरकतें, शरारतें याद आती है। इस हॉल में उनका खिलखिलाना याद आता है। महादेव जाने वो वापस इस घर में आएंगी भी या नहीं। ये कहते हुए शंभू काका भावुक हो चुके थे। आहान एक गहरी सांस लेकर कहा, भाभी ज़रूर इस घर में वापस आएंगी। भाभी और भाई एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते काका। आहान ने कहा और जैसे ही वहाँ से जाने वाला था कि काका ने फिर से टोकते हुए कहा, आहान बाबा। क्या है काका? आहान ने कहा, अभी तक कात्यायनी ने खाना नहीं खाया। मैंने उनसे खाने के लिए पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बाद में खाएंगे। फिर बाद में पूछा तो कहा कि उन्हें भूख नहीं है। आपको तो अंदाज़ा ही है ना कि उनकी इस हालत में वो भूखे पेट सोना अच्छा नहीं है। आप उन्हें मना कर खिला दीजिए ना। काका ने प्यार से कहा। व्हाट? उसने अभी तक खाना नहीं कहा?
आहन ने हैरत से कहा तो काका ना में गर्दन हिला देते हैं। ये लड़की भी ना मुझे तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ती। लगाइए खाना, खिलाता हूँ मैं उसे। आहन ने दांत पीस कर कहा तो काका ने हाँ में गर्दन हिला दिया। एक डिनर प्लेट लेकर काका खाना परोसते हैं। आहन प्लेट उठाकर वहाँ से अपने कमरे की ओर चला जाता है। आहन का कमरा, क्योंकि अपनी गोद में तकिया लिए बेड को हेडरेस्ट से टिकाकर हाथ में रिमोट पकड़े और ध्यान से टीवी देख रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और बाहर से आहन अपने हाथ में डिनर प्लेट लिए अंदर दाखिल होता है और सामने का नज़ारा देखकर उसका चेहरा सर्द हो जाता है। कुकी, तुम अभी तक सोई नहीं? रात के 3 बज रहे हैं। कुकी टीवी से अपना ध्यान हटाकर दरवाजे की तरफ देखती है। अपने सामने आहन को देखकर वो थोड़ा हड़बड़ा जाती है। तुम्हें अंदाज़ा भी है कुकी कि तुम किस वक्त टीवी देख रही हो? लाइक सीरियसली? आहन ने गुस्से से कहा। हमें नींद नहीं आ रही थी सर, कुकी ने धीमी आवाज़ में कहा। अच्छा, और खाना क्यों नहीं खाया? आहन ने कुकी को घूरते हुए कहा। हमें भूख नहीं है, कुकी ने पलकें झुकाकर कहा। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, चुपचाप खाना खाओ। हम नहीं खाएंगे सर, हमें भूख नहीं है, कुकी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करके कहा। मैं इस वक्त तुम्हारे नखरे नहीं झेल सकता। खाना खाओ और जाकर सो जाओ। पहले से ही घर की हालत सही नहीं है और ऊपर से तुम्हारे ये सो कॉल्ड नखरे। आहन ने कुकी के हाथ में खाने की प्लेट थमाकर कहा। हमें बिल्कुल भूख नहीं है सर, प्लीज़ हम बाद में खा लेंगे ना, कुकी प्लेट को साइड में रखते हुए बोली। अगर खाना नहीं खाओगी तो दवाई कैसे खाओगी? आहन ने कहा और कुकी को बेड पर बैठाकर एक निवाला तोड़कर कुकी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अब मुंह खोलो। कुकी नाक में गर्दन हिलाती है। आहन उसके दोनों गाल को अपने एक हाथ में पकड़कर थोड़ा प्रेस करता है। कुकी के होंठ खुल जाते हैं, उसका पाउट फेस बन जाता है। आहन तुरंत खाने की बाइट को उसके मुंह में डाल देता है। कुकी खाना उगलने ही वाली थी कि दूसरे ही पल उसके होठों पर आहन ने अपने होठ रख देता है। कुकी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही आहन उसके होठों को चूमने लगता है। कुकी गुस्से से आहन को पीछे ढकेलने की कोशिश करती है, पर आहन उसके दोनों हाथ को एक हाथ में जकड़कर बेड पर ब्लॉक करता है। मजबूरन कुकी को खाने का निवाला निगलना पड़ता है। तब जाकर आहन कुकी से दूर होता है। अपने होठों पर लगे सलाइवा को साफ करते हुए वो कुकी को घूरने लगता है। कुकी का पूरा चेहरा लाल हो चुका था, वो हाँफ रहा था। तभी आहन की नज़र कुकी के मांग पर जाती है, जहाँ आहन के नाम का सिंदूर लगा था, गले में मंगलसूत्र। और तभी एकाएक उसकी नज़र कुकी के पेट पर जाती है। कुकी की प्रेगनेंसी को अब 3 महीना बीत चुका था। तभी कुकी गुस्से से खाने की प्लेट उठाकर जमीन पर पटकती है और चिल्लाते हुए बोली। एक बार में आपको समझ नहीं आता सर? मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है मतलब नहीं है। बार बार ये उटपटांग हरकत करके मुझे खाना मत खिलाया कीजिए ना। कुकी, हैव टू लॉस्ट योर माइंड? क्या तुम पागल है गई हो? ये क्या बदतमीजी कर रही हो इधर? इस बार आहन ने चिल्लाते हुए कहा। आहन अपने सर पर हाथ मार लेता है। प्रेगनेंसी की वजह से बार बार कुकी के मूड स्विंग हो रहे थे। कभी वो गुस्सा करती, कभी आहन पर चीख उठती, कभी बिना बात के रोने लगती, कभी छोटी सी जोक पर हंसने लगती। और इन सब से अब आहन परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कुकी को कैसे हैंडल करे। कुकी, आपको मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आता ना सर? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझसे प्यार से बातें भी नहीं करते? क्या आप मुझे और मेरे बच्चे को पसंद नहीं करते सर? कुकी, ये तुम कैसी बात कर रही हो यार? आहन ने आगे बढ़कर कुकी को गले लगाना चाहा, पर कुकी 2 कदम पीछे हट जाती है। तभी कुकी दौड़ते हुए वॉशरूम में घुसती है। आहन भी बिना वक्त गंवाए उसके पीछे पीछे वॉशरूम जाता है। कुकी वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर जोर जोर से उल्टियाँ कर रही थी, जिसे देखकर आहन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कुकी के पीछे खड़ा होकर उसकी पीठ और कमर को हौले हौले सहला रहा था। एक ही पल में उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कुकी, क्या हुआ? कुकी, कुकी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आहन ने परेशानी से कहा। कुकी बोली, कैसे भी करके सर इस उल्टी को रोकिए सर, वरना मैं मर जाऊंगी। कुकी, प्लीज़ खुद को संभालो यार।
आहान कुकी के बालों में हाथ चलाते हुए कहा, मैं क्या करूं सर, दादा दादी को रायज़ादा खानदान की वारिस की फ़िक्र है, स्वामिनी आंटी को अपने पोते या पोती की फ़िक्र है और आपको तो सिर्फ अपने बच्चे की फ़िक्र है। मेरी फ़िक्र तो किसी को नहीं चाहिए। बच्चे की माँ, चाहे बच्चे की माँ ही क्यों न मर जाए। क्योंकि ये रोते हुए बोली, क्योंकि कैसे भी करके आज रात एडजस्ट कर लो। मैंने एक बेस्ट गायनोलॉजिस्ट से बात करके अपॉइंटमेंट ली है। अब मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है सर। मुझे लगता है ये बच्चा जन्म लेने से पहले मैं ही मर जाऊंगी। क्योंकि आहान के सीने में सर रखकर बोल रही थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग आना आम बात है। कुछ नहीं होगा तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को। मैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, आहान ने कहा और कुकी को अपनी गोद में उठाकर कमरे से बाहर ले आता है और अपने कमरे में लेटा देता है। यतीश्वर कैसे हैं? कुकी ने कहा, उनके पास ही जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। आहान कुकी के कमर और उसके सर पर अच्छे से पिलो एडजस्ट करते हुए कहा, छोटी का कुछ पता नहीं चला, कहाँ है वो? कुकी ने कहा, मुझे भाभी के बारे में कुछ नहीं पता। कुकी, कहाँ है वो, क्या कर रही है वो, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। हर जगह से पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका पता भी नहीं लग पा रहा है। तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो कुकी, भाभी जल्द से जल्द मिल जाएंगी। गुड नाइट। आहान कुकी के पेट पर हाथ रखकर कहा, मेरा बच्चा है, परेशान तो करेगा ही ना, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। आहान कुकी के पेट पर अपना होठ रखता है तो कुकी सिहर उठती है। गुड नाइट बेबी, मम्मा को ज़्यादा परेशान मत करो, मम्मा बहुत नाजुक है। आपकी मम्मा है ना वो, आहान ने कहा और लाइट ऑफ कर देता है और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। इधर यतीश के कमरे में कोई दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा, मिस्टर रायज़ादा, क्या आप अंदर है? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उस आवाज़ में परेशानी साफ झलक रही थी। यतीश ने कहा, जो भी हो, जहाँ हो वहीं से दफ़ा हो जाओ, निकलो यहाँ से। तभी चाचू ने कहा, आयु नैना है वो, तो इसके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकता, समझा? चुपचाप अपना इलाज करवा, वरना उल्टे हाथ से कान के नीचे 2 लगा कर दूंगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी और ये आवारागिरी भी निकल जाएगी। इस बार अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, जिसे समझकर चाचू ने नैना को इशारा किया कि अंदर जाओ और उसके जख्म पर पट्टी और मरहम कर देना। नैना हाँ। वो पहले तो कमरे की हालत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आंखें फाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो करना है वो जल्दी करो और निकलो यहाँ से। आज यतीश की कड़वी बातों से नैना को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो यतीश की हालातों से बहुत वाकिफ़ थी। वो यतीश के बगल में घुटनों के बल फर्श पर बैठती है और गौर से उसके माथे के जख्म को देखने लगती है। वो धीरे से यतीश के माथे पर 2 उंगली रखकर कहा, इतना ज़्यादा खून है, भगवान, ये कैसे हो गया? नैना, बैंडेज करो और जाओ यहाँ से। यतीश ने बिना किसी भाव के कहा तो नैना हाँ में गर्दन हिला देती है। नैना जख्म को साफ करके पट्टी करने लगती है। बैंडेज टाइम करते हुए कहा, कल डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा मिस्टर रायज़ादा, मैंने बस सिंपल सी पट्टी की है और चोट बहुत गहरी है। यतीश हाँ में सर हिलाता है और कहता है, थैंक्स नैना, इट्स ओके मिस्टर रायज़ादा, नैना ने कहा और वहाँ से चली जाती है। दरवाजे पर पहुंचकर वो पीछे पलटकर बोली, ख्याल रखिएगा अपना। गुजरे हुए लम्हों को याद करके दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, नैना ने अब सिसक कर कहा। मिस्टर रायज़ादा जो चले जाते हैं वो कभी लौटकर वापस नहीं आते। अगर उसे आपके साथ ज़िंदगी भर रहना होता तो वो कभी आपको छोड़कर ही नहीं जाती। ये सब करके आप खुद को ही तकलीफ़ दे रहे हैं, अपने परिवार वालों को दर्द दे रहे हैं और अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं मिस्टर रायज़ादा। मैंने पहले ही कहा था कि राहा आपके लायक नहीं है, वो डिज़र्व नहीं करती है आपको, और आज भी मैं यही कह रही हूँ, राहा आपको, आपके प्यार को, आपके केयर को डिज़र्व नहीं करती हूँ। आपकी नींद में, आपकी आँखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं है। क्या पता वो सुकून से सो रही हो,
की बाहों में, आप उसकी यादों में यहाँ टूटे दिल का मातम मना रहे हैं। क्या पता वो किसी और लड़के के साथ अय्याशी कर रही हो। नैना ने इतना ही कहा था कि यतीश ने कहा, नैना नैना नैना, राहा के कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुम तो मुझे बिल्कुल मत दो। जब से मैंने उससे शादी किया है तब से तुम उससे जलती हो। बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं जो समझ नहीं सकता, नहीं कर पाती तुम उससे मेरे साथ बर्दाश्त, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती ही क्या है। कम से कम ये सब कह के उसके चरित्र पर कीचड़ तो मत उछालो यार। रियली मिस्टर राजादा, आपको लगता है कि मैं उससे जलती हूँ इसीलिए क्योंकि आपने उससे शादी कर लिया। सच बात तो यह है कि आप मुझे समझते ही नहीं, अंधे हो चुके हैं आप, अपनी बीवी के प्यार में पागल हो गए हैं आप। राह के लिए आपको सपने और हकीकत में फ़र्क नहीं रहा, बावले हो चुके हैं आप उसके पीछे मिस्टर रायजादा, नैना ने गुस्से से कहा। नैना जब बाहर आती है तो देखती है यतीश के कमरे के सामने दादू दादी, स्वामिनी जी, आहान और नितिन चाचू खड़े थे। मैंने उनके जख्म पर दवाई लगाकर बैंडेज कर दिया है, आप लोग उन्हें आराम करने दीजिए। जो भी बात करनी है कल कर दीजिएगा, बिकॉज नाउ ही रियली नीड रेस्ट, नैना ने कहा। स्वामी जी ने भी हाँ में सर हिला दिया। चाचू कल मिस्टर राजादा को डॉक्टर के पास ले जाना, उन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है, नैना ने खुद को संभालते हुए कहा। तो चाचू हामी भरते हैं। आहान जाओ नैना को उसके घर ड्रॉप कर दो, चाचू ने कहा। नैना चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, आहान ने कहा, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जो भी बात होगी अब कल सुबह ही होगी, सभी जाकर सो जाओ, चाचू ने कहा। तो दादू दादी भी वहाँ से चले जाते हैं। स्वामिनी जी का मन तो नहीं कर रहा था यतीश को छोड़कर जाने का, लेकिन नितिन उन्हें समझा बुझाकर उनके कमरे में भेज देते हैं। अगली सुबह यतीश का कमरा एक छोटी सी कदकाठी की लड़की चलकर अंदर दाखिल होती है। उसने एक वाइट नाइट गाउन पहनी थी जो उसके घुटने तक आ रहे थे। उसका एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ उसके बेबी बम पर था। शायद उसकी प्रेगनेंसी का 7वां या 8वां महीना चल रहा था। बड़े से बेबी बम्प होने की वजह से उसे चलने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। वो खुद को संभालते हुए यतीश के सिरहाने पर बैठ जाती है और उसके सर को धीरे से उठाकर अपनी गोद में रखती है। सोने की वजह से यतीश के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। वो लड़की प्यार से यतीश के बाल को उसके माथे से हटाकर बहुत ही प्यार से उसका माथा चूम लेती है और उसका एक हाथ पकड़कर बेबी बम पर रखती है और उसके हाथ साथ ही उसके होठों पर एक दिलकश मुस्कान आ जाती है। बेबी फिर पापास प्रेजेंस। वो लड़की प्यारी सी मुस्कान लिए यतीश के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर धीमी आवाज़ में बोली, तभी बच्चा उसके पेट में एक जोरदार किक मारता है। बेबी इतनी ज़ोर से किक क्यों मारते हो, मम्मा को दर्द होता है ना। इट्स जस्ट हर्टिंग मम्मा, कहते कहते वो लड़की रो उठती है। बट मम्मा वांट वन मोर किक बेबी, और दोबारा से यतीश का हाथ अपने पेट पर रखती है। किक बेबी किक, फील द पापास प्रेजेंस, मम्मा वांट अ किक, मम्मा वांट फील यू। उसने इतना ही कहा था कि बेबी फिर से एक जोरदार किक मारता है। उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपना सिर बेड पर हेडरेस्ट पर टिकाती है और पेट पर हाथ रखकर बोली, थैंक्स बेबी, मम्मा लव यू अलॉट। करीब 2 घंटे बाद यतीश नींद में कसमसाने लगता है और अपना सर इधर उधर करने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसका सर तकिए पर नहीं बल्कि किसी की गोद में है। ये महसूस होते ही यतीश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपना हाथ दोनों उस लड़की के कमर के चारों तरफ लपेटता है। तभी अचानक से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। ये राहा नहीं थी, ये तो कोई और ही था, और यतीश तो राहा के हर एहसासों से वाकिफ था। वो झट से उठकर बैठ जाता है और 2 कदम पीछे हटकर गौर से सामने की तरफ देखने लगता है। सामने बैठी लड़की को देखकर हैरत से उसकी आंखें फैल जाती हैं। सामने वही लड़की बैठे बैठे सो गई थी जो सुबह यहाँ आई थी। सोने की वजह से उसका चेहरा उसके लंबे बालों के अंदर छुपा था। वो जैसे ही यतीश की नज़रों की तपिश को अपने चेहरे पर महसूस करती है, वो हौले से अपनी आँख खोलती है। यतीश को सामने बैठे देखकर उसकी सांसें थम सी जाती। आयु,
वो लड़की थोड़ा सहम कर अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, इतने सुबह सुबह तुम मेरे कमरे में यहाँ मेरे बेड पर क्या कर रही हो डिम्पी? यतीश ने थोड़ा तेज आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी आयु, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं तुमसे मिलने आई थी। मैं बस देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। मुझे स्वामिनी आंटी ने सुबह बताया था कि कल रात को तुम्हें काफ़ी गहरी चोट आई थी। मैं बस तुम्हारी खैरियत पूछने आई थी एंड दैट्स इट। डिम्पल ने कांपते होठों के साथ कहा तो यतीश खामोश हो जाता है। डिम्पी धीरे से यतीश के माथे के चोट को छूते हुए बोली, कैसे हो तुम? ये चोट कैसे आई तुम्हें? मैं ठीक हूँ, यतीश ने नज़रें चुराते हुए कहा। वो लड़की धीरे शान में बोली, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है आयु, डॉक्टर बस इतना कह रहे थे कि आप इस हालत में अपने पति के साथ होना ज़रूरी है। डिम्पल ने पलकें झुकाकर कहा। इस पर यतीश खामोश हो जाता है और डिम्पी के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ जाती है। खैर ये सब छोड़ो, राह का कुछ पता चला या नहीं? डिम्पल ने एक गहरी सांस लेकर कहा। यतीश बेड से खड़ा होता है और नामे गर्दन हिलाकर वहाँ से वॉशरूम चला जाता है। डिम्पल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपना दोनों हाथ जोड़कर, महादेव जी प्लीज़ प्लीज़ आयु को कभी राह का पता न मिले, वो अब कभी आयु की ज़िंदगी में वापस न आए। डिम्पल अपने बेबी बम पर हाथ रखकर नम आँखों से वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, क्यों दूर जाते हो? समझा करो ना, क्यों तड़पाते हो आयु? अपना लो ना मुझे और मेरे बच्चे को, भुला दो ना राह को। आपने मुझसे पूछे बगैर राह से शादी कर लिया। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा आयु, लेकिन अब तो वो वापस चली गई है ना। अब तो सब सही हो रहा है। आप क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं? खुश रहो ना अपने बच्चे के साथ। इधर वॉशरूम में यतीश सर झुकाकर शावर के नीचे खड़ा था। शावर से पानी उसके पूरे बदन को भिगो रहा था। इस वक्त उसके आंखों के सामने डिम्पल का मासूम चेहरा घूम रहा था। जब जब डिम्पल यतीश के सामने आती थी तो यतीश बेचैन हो जाता था। उसका मासूम सा छोटा सा चेहरा यतीश का दिल बहलाने के लिए काफ़ी था। कैसे तुम्हें सच्चाई बताओ डिम्पी, कैसे तुम्हें सच्चाई से वाकिफ करूं? तुम कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम इस हालत में भी नहीं हो कि सच्चाई का सामना कर सको। तुम टूट जाओगी डिम्पी, और मैं तुम्हें इस हालत में टूटने नहीं दे सकता। तुम्हें जितनी नफरत करनी है मुझसे कर सकती हो। तुम्हें मुझे गलत समझना है तो समझ सकती हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिम्पी, बट आई हैव टू प्रोटेक्ट यू एंड योर बेबी। तुम पहले से बहुत कुछ हो चुकी हो डिम्पी। अगर तुम्हें बच्चे को हो गया कुछ तो शायद तुम्हारे जीने की सारी वजह ही खत्म हो जाए। यतीश गुस्से से अपना और अपने हथेलियों की मुट्ठी बनाकर गुस्से से दीवार पर एक जोरदार पंच मारता है। थोड़ी देर बाद यतीश शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आता है। डिम्पी अभी तक उसके बेड पर बैठी हुई थी और टुकुर टुकुर वॉशरूम के दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। डिम्पी को देखकर यतीश थोड़ा सकपका जाता है, क्योंकि उसने कपड़े के नाम पर सिर्फ अपने बदन पर एक टॉवेल लपेट रखा था। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक कर उसकी मस्कुलर बॉडी पर गिर रही थी। डिम्पी तो एक टक यतीश के ब्रॉड चेस्ट को देख रही थी, जिससे यतीश अनकंफर्टेबल हो गया था। उसे लगा था डिम्पी अभी तक चली गई होगी। तुम अभी तक यहाँ पर हो? यतीश एक हाथ से तौलिए से अपने गीले बाल को पोंछते हुए कहा। डिम्पी कुछ नहीं कहती। वो तो यतीश के एब्स को देखकर सलाइवा गटक रही थी। तुम कितने हॉट हो, डिम्पी ने मदहोश होकर कहा। यतीश घूरकर डिम्पी को देखता है और तुरंत क्लोजेट रूम के अंदर घुस जाता है। डिम्पी कुछ जब रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कहा तो वो छेप जाती है। यतीश रेडी होकर क्लोसेट से बाहर आता है। उसकी नज़र बेड पर जाती है जहाँ डिम्पी अब नहीं थी। वह एक गहरी सांस लेता है और टेबल पर रखी अपनी वॉच उठाकर कलाई पर बांधते हुए सीढ़ी से लिविंग रूम में आता है। लिविंग रूम में इस वक्त दादू दादी, स्वामिनी जी और नितिन चाचू मौजूद थे। प्रेम, आदिति हो रहा, इन सब के बिना तो घर की तरह लग ही नहीं रहा था। दादू ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, तो बुला लेते हैं ना पापा इन सबको, फिर घर को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे ये सब। नितिन चाचू ने बड़ी सहजता से कहा। प्रेम और तीहू की आपस में लड़ाई हो गई तो तीहू स्विट्जरलैंड चली गई और प्रेम अपने घर में शिफ्ट हो गया।
आदि को वीरेंद्र ने अब्रॉड भेज दिया और राहा ने आहान और कात्यायनी को मिलाकर खुद आयु को छोड़कर यहाँ से चली गई। अब बुलाने से भी कोई नहीं आएगा नितिन, दादी ने अपनी आंखों में नमी लिए कहा। आदि, प्रेम और तीहू को तो मैं वापस लाकर रहूँगा माँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा राह को कहाँ से ढूंढूं। बहुत कोशिश कर लिया पर वो मिल ही नहीं रही, चाचू ने हताशा से कहा। तभी सबकी नज़र एक साथ यतीश पर जाती है, जो सीढ़ियों से उतरकर सीधा मेन दरवाजे की तरफ जा रहा था। इस वक्त कहाँ जा रहा है तू? चाचू ने पीछे से सख्त लहजे में कहा। ऑफिस जा रहा हूँ चाचू, यतीश ने जवाब दिया। पहले आकर नाश्ता कर लो, फिर हॉस्पिटल चलेंगे। पहले ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं, सर पर ताज़ा जख्म है, कल रात ही नैना पट्टी करके गई है, काम पर तो फोकस करता नहीं, ऑफिस जाने की ज़रूरत ही क्या है तुझे? तू पहले खुद को ही संभाल ले, वही बड़ी बात है। अंशुल अंपायर को बाद में संभाल लेना, चाचू ने कहा। मुझे भूख नहीं है चाचू, ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी काम है। भूख लगेगी तो मैं कैंटीन में ही कुछ खा लूँगा, यतीश ने एक जिद्दी टोन में कहा। चाचू कड़क आवाज़ में बोले। तो फिर ठीक है भाभी, आज से यतीश का खाना पीता सब बंद करवा दीजिए, क्योंकि आपके लाडले को लगता है कि उसके खाना या ना खाने से उसे राह मिल जाएगी। अगर ऐसी बात है तो राह के मिलने तक उसका दाना पानी सब बंद करते हैं। हाँ, ऑफिस आने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिना खाए तो तू काम करने से रहा। और किसी बिजनेसमैन ने मुझे शिद्दत से कहा है कि अंशुल अंपायर में उन एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है जो मेहनत नहीं करते, चाचू ने टोंट मारते हुए कहा। चुपचाप जाकर नाश्ता कर, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे और फिर बाद में दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे, चाचू ने भौहें सिकोड़ कर कहा। तो यतीश गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इस दौरान सिर्फ नितिन चाचा ही यतीश को कंट्रोल कर रहे थे, वरना यतीश तो अपना आपा ही खो चुका था। थोड़ी देर बाद दादू दादी, नितिन चाचू, स्वामिनी जी, यतीश सभी डाइनिंग हॉल में बैठे थे। स्वामिनी जी सबको खाना परोस रही थी और बाकी सब खामोशी से बैठे हुए थे। स्वामिनी जी दादी को खामोशी को तोड़ते हुए बोली। माँ जी बोलिए। स्वामिनी जी खाना सर्व करते हुए धीमी आवाज़ में बोली। आहान और कात्यायनी कहाँ है? अभी तक नीचे नहीं आई, जाओ उन्हें भी जाकर बुला लो, सब मिलकर नाश्ता करेंगे, दादी ने कहा। शायद कात्यायनी अभी तक जगी नहीं है माँ जी, वैसे भी हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, पहले से ही वो काफ़ी परेशान हैं, नहीं झेल पा रही हैं। वो अपनी प्रेगनेंसी पीरियड को ना अच्छे से खा रही है और ना ही सही से आराम ले रही है। कुछ खाती भी है तो सीधे उल्टी आ जाती है उसे। रात के 3-4 बजे तक पैलेस में इधर से उधर घूमती रहती है। पूछो तो कहती है नींद नहीं आ रही, खुद को संभाल ही नहीं पा रही है वो, पता नहीं बच्चे को कैसे संभालेगी। स्वामिनी जी ने कहा। इस वक्त ये सब होना आम बात है स्वामिनी, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, दादी बोल ही रही थी कि तभी कुकी छोटू से तनिष्क को अपने गोद में लिए डाइनिंग हॉल में आती है। ये लो, नाम लिया और कात्यायनी भी आ गई, दादी ने प्यार से कहा। गुड मॉर्निंग दादी, कुकी ने कहा। वेरी गुड मॉर्निंग कात्यायनी, बैठिए साथ में नाश्ता करते हैं, दादी ने कहा। तो कुकी एक चेयर को बाहर खींचकर बैठ जाती है। कितनी बार कहूँ कात्यायनी, हर बार तनिष्क को अपनी गोद में लिए घूमना बंद कीजिए, आपकी कमर में दर्द होगा, स्वामिनी जी ने कहा। और कुकी के गोद से तनिष्क को लेने के वाली ही थी कि तनिष्क कुकी की गर्दन में अपने छोटे छोटे हाथ लपेट कर कहा। नहीं आंटी, मंकी सिर्फ अब बटरफ्लाई के ही हाथ से खाएगा, जिद मत करो ना। तनिष्क, आपकी दादी की तबीयत सही नहीं है ना, उन्हें परेशान मत कीजिए, मैं आपको खाना खिला देती हूँ ना, स्वामिनी जी ने प्यार से कहा। नहीं आंटी, मैं सिर्फ बटरफ्लाई के साथ ही खाऊंगा, तनिष्क ने कहा और कुकी पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। कुकी तो पहले से ही खुद को संभाल नहीं पा रही थी, अब तो तनिष्क और आहान को भी उसकी जिद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी कोई तनिष्क के गर्दन पर अपना हाथ रखता है और छोटा सा तनिष्क को उठाकर हवा में लटका देता है। तनिष्क छटपटाने लगता है, वो गुस्से से आग बबूला होकर सामने देखता है तो सामने यतीश गुस्से से उसे ही घूर रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप यतीश सर, छोड़िए ना मुझे, मेरे बटरफ्लाई के पास जाने दीजिए, तनिष्क छटपटाकर चिल्लाते हुए कहा। यतीश अपने बगल वाले चेयर को अपने एक पैर से बाहर खींचकर तनिष्क को वहाँ बिठाता है और उसके ऊपर झुककर उसका बाल सेट करते हुए कहा।
तो खुद को मर्द कहता है ना बंदर। हाँ मैं मर्द ही हूँ, तनिष्क ने मुँह में सिकुड़कर अपने दोनों हाथ आपस में बांधते हुए कहा। तो मर्द की तरह मर्दों के साथ रहा करना, ये क्या हमेशा दीदी के पल्लू में बंधा रहता है? इसी वजह से अहान तुझे नामर्द कहता है, यतीश ने कहा और आकर उसकी बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। मैं अहान सर को मार डालूंगा अगर एक बार और उन्होंने मुझे नामर्द कहा तो। नामर्द तो वो होंगे, मैं नहीं, तनिष्क ने गुस्से से अपने छोटे छोटे हथेलियों की मुट्ठी बनाकर कहा। तो दोस्तों ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है, इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।